हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज हम फोर्स के जो हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा, उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे उसके हमें और क्या क्या कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में सीखने हैं। तो हमने पढ़ा था कि बॉडी कैसा होता है, उस पर फोर्स कैसे होते हैं, रोटेशनल मोशन देखा था, उसमें टॉर्क देखा था। अभी आज हम देखेंगे कपल क्या होता है। ठीक है, तो कपल, ये लड़का लड़की वाला कपल नहीं, खुश मत हो जाना, ये कपल फोर्स का कपल है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक बॉडी है, या फिर डायग्राम पहले करके दिखा देता हूँ। अगर ये एक बॉडी है, मान लीजिए एक बार है, ठीक है, ये हमारा बीच में पाइवटेड है, ठीक है, बीच में पाइवटेड है, तो ये घूमेगा कैसे? कुछ इस तरीके से। अगर मैं नीचे से फोर्स लगाऊं तो ये क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। और अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। अब ये नीचे क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे और एक फोर्स लग रहा होगा, जो कि इसको बैलेंस करने के लिए, वो फोर्स लग रहा होगा। तो जब ये ऊपर घूमेगा, ये नीचे आएगा, तो इन दोनों फोर्स को बोला जाता है कपल ऑफ फोर्सेस। मतलब अगर मान लीजिए आप कोई भी घर में पानी के बोतल का कैप खोलते हैं। अब जब पानी का बोतल का कैप खोलते हैं, आप कैसे खोलते हैं? 2 उंगली से खोलते हैं ना, एटलीस्ट 2 उंगली तो यूज करते होंगे। 2 उंगली से आप ऐसे घुमाते हैं तो एक जो अंगूठा है वो पीछे की तरफ लगता है, और ये जो थंब है, इंडेक्स फिंगर, सॉरी ये थंब बोल रहा हूँ, ये इंडेक्स फिंगर आगे तरफ जाता है। तो आप 2 फोर्स लगाते हो। जब 2 फोर्स लगाते हो तभी वो चीज खुलता है। या फिर अगर हम उसे उल्टा लगाएंगे तो बोतल टाइट होता है। तो वो जो 2 फोर्स हम लगा रहे हैं उसे बोला जाता है कपल। हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि आप बोतल का कैप ले लीजिए, किसी नट बोल्ट को टाइट कर रहे हो, उसका घर में टैप खोलते हो नहाते वक्त, तो वो टैप भी जब हम खोलते हैं तो वो सारे जो फोर्सेस या फिर वो सारे जो एप्लीकेशंस है या वो चीजें हैं, वो किसके वजह से पॉसिबल हो पाते हैं? कपल, या फिर कपल, इसको हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा रिजिड बॉडी है और यहाँ पे मैं F लगा रहा हूँ, F1, और यहाँ पे लगा रहा हूँ F, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2, और इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस है जो कि मान लीजिए हम L लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम रिजल्टेंट फोर्स या फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं, या फिर मोमेंट ऑफ कपल हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अगर मैं पहले यहां से यहां तक की बात करूं, यहां से यहां तक की बात करूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2। पहले हम अगर इस तरफ ऐसे बात करते हैं, तो अगर हम ऊपर फोर्स देते हैं तो ये मूव कर रहा है ऐसे, और जो ये ऐसे मूव कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो और मान लीजिए ये जो पॉइंट हमारा है, ये उसे O दे देते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट द एंड, इसको भी नामकरण कर दें A और B। तो एट B मोमेंट हमारा कितना लगेगा? मोमेंट लगेगा, हमें क्या पता है, जिस पॉइंट से पाइवटेड है वहां से लेके एंड तक का डिस्टेंस इंटू F, तो L/2 इंटू F1 ये लग रहा है। ठीक है, अब एट B हमारा मोमेंट कितना हो जाएगा? सॉरी, एट A मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा? वही L/2 इंटू F2। 2 फोर्स लग रहा है ना। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये अलग अलग फोर्सेस है, लेकिन इसको ध्यान रखने वाली बात है, अगर जब आप फोर्स लगाते हो, अगर वो, ये कीवर्ड है क्या, अगर वो इक्वल फोर्स हो तभी उसे कपल बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो F1 और F2 हमने लिखा है ये नहीं होगा, और यहाँ पे अगर मान लो मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। ये हमें मानना है, मानना नहीं है, ये होता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे भी हमारा 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे F1 और F2 को ये हट गया, तो टोटल मोमेंट हमारा कितना आ जाएगा? तो टोटल मोमेंट हो जाएगा, दोनों मोमेंट को ऐड कर देते हैं। टोटल मोमेंट ऑन AB कितना हो जाएगा? L/2 इंटू F प्लस L/2 इंटू F,
तो L/2 हमारा कितना, L/2 प्लस L/, इसमें से हम कॉमन क्या, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू, इसको ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा FL/2 प्लस FL/2, तो ये हमारा कितना हो गया FL, ये हो गया क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है, तो ये FL, तो हम ये क्या हो जाएगा F मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कपल हुआ, यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे भी एक फोर्स, दोनों एक ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, तो मोमेंट ऑफ कपल हमारा कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब ये जो कपल में जो फोर्सेस लगता है, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये आपका की पॉइंट है या फिर फॉर्मूला है, जो भी आप मान लो, क्योंकि इसी से आपके टॉपिक, इस टॉपिक से जो न्यूमेरिकल आते हैं हम मोस्टली इसी को यूज करके सॉल्व करेंगे, जो कि हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इस टॉपिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आ सकता है, क्या आया हुआ है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ कपल हमारा कितना हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। ठीक है, अब ये जो कपल है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इक्वल होता है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज ये इक्वल होता है, एंड डायरेक्शन वाइज ये ऑपोजिट होता है, इट इज ऑपोजिट। कैसे, अभी देखते हैं। देखिए ये लग रहा है F इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो मोमेंट फॉर B कितना हो जाएगा एंटी, और ये लग रहा है नीचे, तो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो टोटल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं क्या बोल रहा था, इसका जो अगर मोमेंट का ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज, और एट ए हमारा जो मोमेंट है वो है क्लॉकवाइज, तो जो रिजल्टेंट मोमेंट होगा या फिर जो टोटल मोमेंट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा। ऑब्वियसली देखिए, अगर हम इसके रेस्पेक्टिव में देखेंगे, इसके रेस्पेक्टिव में देखेंगे तो ये ऐसे घूम रहा है, तो हमारे लिए ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग में से कुछ बच्चों ये भी बोल सकते हो कि सर ये तो क्लॉकवाइज भी, मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऑब्वियस बात है, तब भी वो गलत नहीं है, लेकिन आप देख किसके रेस्पेक्ट में रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये घूम रहा है, इधर से जब जा रहा है ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कपल के रिलेटेड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए कोई भी चीज, या फिर पहले हम ये समझते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या, फिर उसके टाइप्स पे चलेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे रखा गया है, ठीक है, कोई भी बॉडी को आप रखे हुए हो, और अगर आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हो और वो स्टेबल है, या फिर देते हो तब भी वो स्टेबल है, तो बोला जाएगा कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब और एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पेन मेरे हाथ के ऊपर ऐसे रखा गया है, ठीक है, अब मैं इस पर कोई भी फोर्स नहीं दे रहा हूं, या फिर अगर मैं इस पे फोर्स दे रहा हूं और ये मूव ना कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहा हूं लेकिन इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स है उस पे लग रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, तो उसे हम बोलेंगे, जब बॉडी मूव नहीं करता उसे बोला जाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मेनली जनरली दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी एक रिजिड बॉडी रखा हुआ है, उस पर आप सेवरल फोर्सेस लगा दो, मान लो ये टेबल पे एक बॉडी रखा हुआ है, उस पर आप सेवरल फोर्सेस लगा दो, मान लो ये F1, ये हो गया F2, ये हो गया F3, कुछ भी फोर्स लगा दो,
ठीक है। लेकिन अगर ये बॉडी मूव ना करे तभी हम बोलेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो इसका एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, व्हेन अ बॉडी remains in the state of rest, under the influence of several forces, under the influence of several forces, then it is called static equilibrium। ठीक है। अब तो बोलोगे सर ये तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्या? अब ये क्या बला है? तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? मान लीजिए आपका बॉडी कोई भी मोशन में है, एक कंटिन्यूअस मोशन में है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मोशन में है, सीधा सीधा मैं ऐसे चलते जा रहा हूँ, मेरे ऊपर दूसरे कई तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, या फिर पीछे से कोई धक्का दिया, लेकिन पीछे से अगर कोई धक्का देगा तो मैं आगे चला जाऊंगा, लेकिन मूव तो कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई बॉडी मोशन में है, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो या फिर रोटेशनल हो, कोई भी किसी भी तरह का मोशन हो, और उस पर कोई बाहर से तीसरा चौथा फोर्स उस पर लग रहा है, लेकिन वो बॉडी स्टिल मोशन में है, वो बॉडी स्टिल मोशन में है, तभी हम उसे बोलेंगे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो इसका भी एक दो लाइन लिख लेते हैं, क्या? व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट, when the body remains in the same state of motion under the influence of several other forces, then it is called dynamic equilibrium। ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्विलिब्रियम या दूसरा स्टेटमेंट। तो ये था इक्विलिब्रियम के रिलेटेड कुछ बातें। अब इक्विलिब्रियम के रिलेटेड अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपको क्या क्या मिल जाएगा? अगर एक बुक टेबल पर पड़ा हुआ है तो उस पर कई तरह का फोर्स लग रहा है, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है, वो वैसे ही रखा हुआ है और कहीं जा नहीं रहा है। अगर मैं टेबल के ऊपर एक बुक रख देता हूँ, आप भी अभी बुक रख के पढ़ रहे होगे, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट गिर रहा है, वो नीचे थोड़ी चला जा रहा है, नहीं ना, वो तो उधर ही है। तो उस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर मान लीजिए रेन ड्रॉप मतलब आसमान से, छत से तो नहीं गिरेगा ना, रेन ड्रॉप आसमान से गिर रहा है, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ रहा है, उस पर बहुत सारे दूसरे फोर्सेस भी लगते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वो सब कुछ फोर्सेस लगते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, लेकिन फिर भी वो आके कंटिन्यूस आके जमीन को छूता है। तो वो जो मोशन में है, रेन ड्रॉप पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, वो जिस इक्विलिब्रियम में है उसे बोला जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये थे आपके इक्विलिब्रियम की बातें। अब इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हमें कंडीशंस क्या क्या चाहिए वो भी थोड़ा लिख लेते हैं कि कौन सा कंडीशन हो जिसमें एक बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है, तो उसे लिखते हैं। तो पहला क्या आएगा? कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो पहला कंडीशन क्या है आपके लिए? The resultant of all forces acting on the body should be equal to 0. The resultant of all forces acting on the body should be 0.
ठीक है, ये कंडीशन है, हम लिख लेते हैं फिर बातें कर लेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो उसके बाद द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ all the forces acting on the body about the point, acting on the body about the point is zero, is zero. पॉइंट, अच्छा रोटेशन के लिए लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। ठीक है, तो ये थे हमारे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, इस तरफ से मेरी एक स्टूडेंट मुझे खींच रही है और इस तरफ से मुझे मेरी स्टूडेंट खींच रही है। मैं किस तरफ जाऊंगा? मान लीजिए ये ज्यादा फोर्स अगर लगा देगी तो मैं इधर चला जाऊंगा, तो अगर ये ज्यादा फोर्स लगा देगी तो मैं इधर चला जाऊंगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल फोर्स लगाए तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, मुझे फोर्स लगेगा लेकिन मैं मूव नहीं कर रहा हूं। तो उसी चीज को, वो एक कंडीशन है, तो उसका क्या मतलब हो गया? उन दोनों का जो फोर्सेस है वो इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये इस तरफ खींच रही है, वो उस तरफ खींच रही है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो हो जाएगा क्या? जीरो। ये तो हमें बोला पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। मान लीजिए एक डायग्राम बनाते हैं, वो वाला उस साइड थोड़ा मिटा देते हैं, ये वाला। अब देखिए, मान लीजिए यहां पे ये है एक बार और यहाँ बीच में ये पाइवटेड है। ठीक है, अब ये घूम रहा है अपना, ठीक है, ये अपना बिंदास मस्ती से घूम रहा है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं यहां पे फोर्स लगा दूं, ऐसे इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊं, मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं तो ये घूमता है और ये कंटिन्यूअस घूम भी रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे फोर्स लगाऊं उसके सेंटर पे, जहां पे वो पाइवटेड है, तो उस पॉइंट ऑफ रोटेशन में जो सारा फोर्सेस होता है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर कपल हम इधर एक लगाते हैं, इधर एक लगाते हैं, तो यहां लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक ही लाइन पे आ जाएंगे। तो इस पॉइंट पे हमारा जो फोर्सेस होता है वो हमारा जीरो होता है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, उसको खत्म करेंगे। तो आज का ये जो आपका पहला यूनिट है कौन सा इसका, आपका ये खत्म होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे। तो बच्चों, हम अभी बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बात करता है? देखिए, अगर मान लीजिए ये एक रॉड है, ठीक है, और इसको बीच में से हमने क्या किया? पाइवटेड कर दिया। ठीक है, अब इस पे, इस पॉइंट पे, और इसका लेंथ मान लो टोटल क्या हो गया? अच्छा, ये टोटल लेंथ छोड़ दीजिए, ये 100 मीटर, ये फिर ये मान लीजिए ये 100 मीटर का, 100 मीटर बोल रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर का या फिर 1 मीटर का स्केल है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेट टंगा दिया, मान लीजिए वो क्या हो गया? W1। और यहाँ पे इधर पूरे एंड में नहीं, यहाँ पे एक वेट और टंगा दिया जो कि है हमारा W2। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया ये क्या है? L1। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया L2। ठीक है, ये जो दो, ये क्या है? दो डिस्टेंसेस है। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है कि जितना आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उतना आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ये टोटल मूवमेंट, हाँ, क्या बोलता है? अगर इफ ऑल मूवमेंट आर, या फिर ऑल नहीं, सम ऑफ ऑल मूवमेंट लिख देते हैं। इफ सम ऑफ ऑल मूवमेंट इज जीरो
0, then the body is said to be equilibrium। ठीक है, अब इसको इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखिए, पहले हम इस पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ए हो गया और ये हमारा पॉइंट बी हो गया, तो मोमेंट एट ए कितना हो जाएगा? अभी हमने किया था कपल में, मोमेंट एट ए कितना हो जाएगा? उस पर जितना वेट लग रहा है, मतलब नीचे की तरफ वेट लगेगा ना, तो जितना वेट लग रहा है इंटू L1, W1 इंटू L1। अब ये इसका डायरेक्शन क्या होगा? अब देखिए, फोर्स अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो ये जाएगा किधर? ऐसे। तो इसका मूवमेंट कैसा होगा? सॉरी, हाँ, इसका नहीं सही है। मोमेंट ऑफ एट ए, W1 अगर हमने नीचे लगाया हुआ है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसे ही मूव करेगा ना, तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए, अब इसके लिए अगर हम निकालें तो मोमेंट एट बी हमारा कितना हो जाएगा? W2, ये भी नीचे फोर्स लग रहा है, इंटू L2 ये हो जाए। लेकिन ये कहाँ मूव करेगा? ऐसे ऐसे। मैं जब इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसको मैं नजर नहीं रख रहा हूँ, और जब इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसको मैं नजर नहीं रख रहा हूँ। तो W2 इंटू L2, और ये कहाँ मूव करेगा? ऐसे। तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, इस बार को या फिर इस स्केल को सीधा रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, उन दोनों को इक्वल करना होगा। तो देयरफॉर फॉर इक्विलिब्रियम मोमेंट एट ए शुड बी इक्वल टू मोमेंट एट B, तो दैट शुड बी इक्वल टू W1 इंटू L1 इक्वल टू W2 इक्वल टू इंटू L2। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम के लिए मोमेंट्स, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के रिलेटेड कुछ बातें, और ये था उसका वेरिफिकेशन जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर जैसे जैसे हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे, हमारा मेन पॉइंट तो ये है कि एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, अच्छा मार्क आ जाए और बहुत अच्छा मार्क आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जिससे आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा इस चैप्टर में, और हम आगे बढ़ते जाएंगे और फिजिक्स में हमारी पकड़ को पूरा मजबूती से रखेंगे, ताकि फिजिक्स में मार्क हमारा ना कटे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी उसी जोश के साथ, और हम फिर से पढ़ाई करेंगे फिजिक्स के रिलेटेड, और समझेंगे कि फिजिक्स हमारे लिए कहां कहां यूजफुल है, और मार्क भी बहुत अच्छा अचीव करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।